हेलो एवरीवन, मेरा नाम है आरशा और आप सभी का स्वागत है द ट्विन रोज यूट्यूब चैनल में। आज हम पढ़ने वाले हैं क्लास 12 ज्योग्राफी पार्ट बी बुक इंडिया पीपल एंड इकोनॉमी का चैप्टर 11 जो कि है इंटरनेशनल ट्रेड। पार्ट ए बुक में इंटरनेशनल ट्रेड जब हम पढ़ते हैं तो हम वर्ल्ड ट्रेड पे फोकस करते हैं। पार्ट बी बुक यानी कि इस बुक में और इस चैप्टर में हम इंडिया का रोल इंटरनेशनल ट्रेड में क्या है ये पढ़ेंगे। तो बिना किसी देरी के चलिए शुरू करते हैं। ट्रेड क्या होता है ये एक बार समझ लेते हैं। ट्रेड मीन्स बाइंग एंड सेलिंग ऑफ गुड्स। अगर यही सेल और परचेज दो कंट्रीज के बीच में हो तो उसे हम इंटरनेशनल ट्रेड कहेंगे। और इंटरनेशनल ट्रेड के दो टाइप हैं। एक होता है बायलैटरल ट्रेड, जब दो कंट्रीज आपस में ट्रेड कर रहे हैं वो होता है बायलैटरल ट्रेड। एक और टाइप है जो कि है मल्टीलैटरल ट्रेड, जब कई सारे कंट्रीज आपस में ट्रेड कर रहे हो। तो हमने ट्रेड का डेफिनेशन देख लिया, इंटरनेशनल ट्रेड क्या होता है और इंटरनेशनल ट्रेड के दो टाइप्स, बायलैटरल ट्रेड एंड मल्टीलैटरल ट्रेड। अब हमें ये देखना होगा कि कंट्रीज ट्रेड करते ही क्यों है। कंट्रीज ट्रेड इसीलिए करते हैं क्योंकि कोई भी कंट्री सेल्फ सफिशिएंट नहीं होता। कोई ऐसा रिसोर्स, कोई ऐसा गुड कंट्री को चाहिए होता है लेकिन उनकी कंट्री में वो मिलता नहीं, उनकी टेरिटरी में वो शायद मिलता नहीं होगा। जैसे कि इंडिया ऑयल इंपोर्ट करता है रशिया और अरब कंट्रीज से, तो ये हम एक एग्जांपल देख सकते हैं कि कोई भी कंट्री सेल्फ सफिशिएंट नहीं होता, इसीलिए कंट्रीज ट्रेड करते हैं। और इंटरनेशनल ट्रेड होने के लिए एक और कंडीशन होना चाहिए, ट्रेड दोनों कंट्रीज के लिए बेनिफिशियल होना चाहिए, दोनों का फायदा होना चाहिए, तभी ट्रेड होता है। सो इंटरनेशनल ट्रेड म्यूचुअली बेनिफिशियल होना चाहिए और इंटरनेशनल ट्रेड इसीलिए होता है क्योंकि कोई भी कंट्री सेल्फ सफिशिएंट नहीं होती। अगर हम यहाँ पे इंडिया की बात करें तो 1947 यानी कि इंडिपेंडेंस की पीरियड से लेकर अब तक इंडिया का जो वॉल्यूम, कंपोजिशन, डायरेक्शन ऑफ ट्रेड है, ये सब कुछ बहुत ही ड्रास्टिकली चेंज हो चुका है। इंडिया का कंट्रीब्यूशन वर्ल्ड ट्रेड में भले ही 1 to 2% ही हो, जो कि कम है, लेकिन इंडिया पूरे वर्ल्ड इकोनॉमी में इंटरनेशनल ट्रेड में एक डोमिनेंट रोल प्ले करता है। हर कोई इंडिया के साथ ट्रेड करना चाहता है। इंडिया एक इमर्जिंग ट्रेडिंग नेशन है। अब इंडिया ने ये अचीव कैसे किया? अगर हम 1950 से 1951 का डेटा देखें तो इंडिया का एक्सटर्नल ट्रेड सिर्फ 1214 करोड़ था, लेकिन 2016-17 में ये 44 लाख करोड़ से ज्यादा हो गया। और ये इंडिया ने अचीव किया बाय प्रमोटिंग मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर एंड सर्विस सेक्टर। जब हमारे मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज और सर्विस सेक्टर में ग्रोथ हुआ तब हम इंटरनेशनल ट्रेड में भी और अच्छे से पार्टिसिपेट कर पाए। फिर 1991 में इंडिया ने एलपीजी पॉलिसी को अडॉप्ट किया, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन एंड ग्लोबलाइजेशन। और इस पॉलिसी के बाद इंडिया ने ट्रेड बैरियर्स को, टैरिफ बैरियर्स जो थे, क्वांटिटेटिव रेस्ट्रिक्शंस जो थे, इन सभी चीजों को हटा दिया। इसके वजह से इंडिया और फ्रीली बाकी कंट्रीज के साथ ट्रेड कर पाया। अब ये सारे पॉलिसीज अडॉप्ट करने के बाद इंडिया ने इंपोर्ट और एक्सपोर्ट उसमें इंप्रूवमेंट तो दिखाई, लेकिन यहाँ पे एक और प्रॉब्लम है। अभी भी इंडिया का जो इंपोर्ट है वो एक्सपोर्ट से ज्यादा है, यानी कि इंडिया बहुत ही ज्यादा इंपोर्ट कर रहा है एक्सपोर्ट करने से ज्यादा। तो यहाँ पे एक नेगेटिव ट्रेड बैलेंस है क्योंकि इंडिया इंपोर्ट ज्यादा कर रहा है और इंपोर्ट के कंपैरिजन में एक्सपोर्ट कम कर रहा है। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे चेंजिंग पैटर्न ऑफ द कंपोजिशन ऑफ इंडियाज एक्सपोर्ट। इस टॉपिक में और नेक्स्ट टॉपिक में हम कंपोजिशन ऑफ एक्सपोर्ट एंड कंपोजिशन ऑफ इंपोर्ट पढ़ेंगे और वो पैटर्न कैसे ओवर द इयर्स चेंज हो रहा है। लेकिन ये दोनों टॉपिक्स पढ़ने से पहले हमें नेगेटिव ट्रेड बैलेंस और पॉजिटिव ट्रेड बैलेंस के बारे में समझना होगा। नेगेटिव ट्रेड बैलेंस तब होता है जब एक कंट्री इंपोर्ट ज्यादा करती है और एक्सपोर्ट कम करती है। तब क्या होता है, हम पैसे ज्यादा खर्च करते हैं और एक्सपोर्ट कम होने की वजह से हमें पैसे कम मिलते हैं और इस वजह से नेगेटिव ट्रेड बैलेंस होता है। पॉजिटिव ट्रेड बैलेंस एक इकोनॉमी के लिए फेवरेबल है क्योंकि पॉजिटिव ट्रेड बैलेंस में हम एक्सपोर्ट ज्यादा करते हैं यानी कि हमें पैसे ज्यादा मिलते हैं और हम इंपोर्ट कम करते हैं, इसका मतलब हमें पैसे कम खर्च करने पड़ते हैं। जब एक्सपोर्ट इंपोर्ट से ज्यादा होता है तब पॉजिटिव ट्रेड बैलेंस होता है और हर कंट्री की कोशिश यही रहती है कि वो पॉजिटिव ट्रेड बैलेंस को अचीव कर सके। लेकिन इंडिया के केस में नेगेटिव ट्रेड बैलेंस है। आप फिगर 11.1 देख सकते हो, इंपोर्ट हमेशा एक्सपोर्ट से ज्यादा रहा है।
टेबल 11.1 में भी यही बताया गया है कि 2004 से 2017 तक अगर हम देखें तो हमेशा नेगेटिव ट्रेड बैलेंस रहा है। इंपोर्ट हमेशा से एक्सपोर्ट से ज्यादा ही रहा है। अब हम इंडिया का एक्सपोर्ट कंपोजिशन पढ़ेंगे, यानी कि हम ये देखेंगे कि इंडिया के एक्सपोर्ट बास्केट में कौन से कमोडिटीज हैं, और ये हम टेबल 11.2 के मदद से पढ़ेंगे। अगर हम ये टेबल एनालाइज करेंगे तो हमें ये पता चलेगा कि इंडिया में सबसे ज्यादा एक्सपोर्ट मैन्युफैक्चर्ड गुड्स का होता है। मैन्युफैक्चर्ड गुड्स में सबसे ज्यादा इंजीनियरिंग गुड्स का। 2016-17 के डेटा के अकॉर्डिंग 73.6% जो कमोडिटी थी वो मैन्युफैक्चर्ड गुड्स थे, यानी कि लार्जेस्ट शेयर मैन्युफैक्चर्ड गुड्स का है। और अगर हम 2009-10 से 2016-17 का डेटा एनालाइज करें तो मैन्युफैक्चर्ड गुड्स स्टेडीली ग्रो कर रहे हैं, 67.4 से 68%, 68% से 72.9, 72.9 से 73.6। सो एक स्टेडी कॉन्स्टेंट ग्रोथ है। नेक्स्ट कमोडिटी है एग्रीकल्चर एंड एलाइड प्रोडक्ट्स। सो एग्रीकल्चर एंड एलाइड प्रोडक्ट्स का परसेंटेज शेयर है 12.3%। और एग्रीकल्चर एंड एलाइड प्रोडक्ट्स में जो कॉफी, कैश्यू जैसे प्रोडक्ट्स हैं उनका एक्सपोर्ट अभी कम हो चुका है, और जो फ्लावर, फ्रूट्स, मैराइन प्रोडक्ट्स, राइस, शुगर ऐसे जो प्रोडक्ट्स हैं इनका एक्सपोर्ट ज्यादा हो रहा है एग्रीकल्चर एंड एलाइड सेक्टर में। नेक्स्ट कमोडिटी ओर एंड मिनरल्स, जिसका परसेंटेज शेयर है 1.9। फिर आता है क्रूड एंड पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स, जिसका शेयर है 11.7। फिर कुछ और कमोडिटीज हैं जो अदर कमोडिटीज के कैटेगरीज में आते हैं, जो इन 4 कैटेगरीज में नहीं आते, वो अदर कमोडिटीज में हम इंक्लूड करते हैं, जिसका परसेंटेज शेयर है 0.5%। तो ये था इंडिया का एक्सपोर्ट कंपोजिशन। और हमें ये याद रखना होगा कि इंडिया सबसे ज्यादा एक्सपोर्ट करता है डायमंड, जेम्स, ज्वेलरी, राइस, फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट्स और इंजीनियरिंग गुड्स। नेक्स्ट टॉपिक, चेंजिंग पैटर्न्स ऑफ द कंपोजिशन ऑफ इंडियाज इंपोर्ट। सो यहाँ पे हम इंपोर्ट कंपोजिशन के बारे में पढ़ेंगे और इंडिया की इंपोर्ट बास्केट में कौन से कमोडिटीज इंक्लूडेड है हम ये भी पढ़ेंगे। तो 1940s, 50s और 60s का जो पीरियड है, इस पीरियड में हम बाकी कंट्रीज पे बहुत ही ज्यादा डिपेंड कर रहे थे। हम फूड ग्रेन्स, कैपिटल गुड्स, मशीनरी, इक्विपमेंट्स, ये सारी चीजें बाकी कंट्रीज से यहाँ पे इंपोर्ट कर रहे थे। और ये जो 50s, 60s का पीरियड है, इस पीरियड में हमने फूड शॉर्टेज फेस किया, हमारा वॉर चला था पाकिस्तान और चाइना के साथ, जिसका हमारे इकोनॉमी पे एक बहुत ही नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ा था। और ये जो पीरियड था, इस पीरियड में हम यूएसए जैसे कंट्रीज से फूड ग्रेन इंपोर्ट कर रहे थे, और जिसके वजह से हमारा जो फॉरेन रिजर्व्स था उस पे एक नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ा, क्योंकि हम सिर्फ इंपोर्ट ही कर रहे थे, एक नेगेटिव बैलेंस चला गया। फिर 1970s में जब ग्रीन रेवोल्यूशन सक्सेसफुल होता है, तब हमने फूड ग्रेन जो इंपोर्ट हम करते थे यूएसए जैसे कंट्रीज से, वो कम कर दिया। उस साइड तो हम सेल्फ सफिशिएंट हो गए थे। जब प्रॉब्लम्स खत्म हो रहे थे तब एक और प्रॉब्लम आ गया, एनर्जी क्राइसिस ऑफ 1973। 1973 में अरब इसराइल वॉर होता है, और अरब इसराइल वॉर में अरब कंट्रीज एक साइड पे थे, और ये जो अरब कंट्रीज थे ये ओपीईसी के मेंबर थे, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ पेट्रोलियम एक्सपोर्टिंग कंट्रीज, और दूसरे साइड पे था इसराइल। और 1973 में ये अरब इसराइल वॉर होता है, जिसमें इसराइल जीत जाता है, और अरब कंट्रीज जो ओपीईसी के मेंबर थे, जिनसे इंडिया ऑयल इंपोर्ट करता था, उन्होंने क्या किया, पेट्रोलियम ऑयल के प्राइसेस बढ़ा दिए। अब इंडिया को इसके वजह से एनर्जी क्राइसिस फेस करना पड़ा, क्योंकि ये जो पेट्रोलियम थे इनके दाम बहुत ही ज्यादा बढ़ गए, और हमारे पास इतना पैसा उस समय अवेलेबल था नहीं कि हम कॉन्स्टेंटली इंपोर्ट करते रहे। तो इसका भी एक नेगेटिव इम्पैक्ट हमारे इकोनॉमी पे, हमारे फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स पे पड़ा था। ग्रीन रेवोल्यूशन के सक्सेस के बाद हम क्रॉप कल्टीवेशन में तो सेल्फ सफिशिएंट हो गए, हमने फूड ग्रेन इंपोर्ट करना कम कर दिया। लेकिन फूड ग्रेन के बदले अब हम इंपोर्ट करते थे फर्टिलाइजर्स, पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स, मशीन एंड इक्विपमेंट, स्टील, एडिबल ऑयल, केमिकल्स। सो ये कुछ मेन प्रोडक्ट्स है जो हमारी इंपोर्ट बास्केट का पार्ट है, कुछ मेन कमोडिटीज। इंडिया के इंपोर्ट बास्केट में 2 कमोडिटीज का शेयर बहुत ही ज्यादा है। फर्स्ट वन है पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स,
सेकेंड वन इज कैपिटल गुड्स। अब पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स का डिमांड तेजी से बढ़ने लगा जब इंडिया में इंडस्ट्रियलाइजेशन हुआ, अर्बनाइजेशन हुआ, जब लोगों का स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग इंप्रूव हुआ, तब पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स का इंपोर्ट भी ज्यादा होने लगा क्योंकि डिमांड बढ़ गया, क्योंकि हमें पेट्रोलियम चाहिए होता है व्हीकल्स के लिए फ्यूल के तौर पे और इंडस्ट्रीज के लिए एज अ रॉ मटेरियल। फिर आता है कैपिटल गुड्स। कैपिटल गुड्स वो गुड्स होते हैं जिनका इस्तेमाल और गुड्स को प्रोड्यूस करने के लिए किया जाता है। अब कैपिटल गुड्स का इंपोर्ट बढ़ने लगा क्योंकि इंडस्ट्रीज और डोमेस्टिक सेक्टर का डिमांड बढ़ा। कैपिटल गुड्स होते हैं जैसे मशीन इक्विपमेंट्स, ट्रांसपोर्ट इक्विपमेंट्स एक्सेट्रा। सो टेबल 11.5 में इंडिया के इंपोर्ट बास्केट के कुछ मेन कमोडिटीज के नाम मेंशन किए हैं। फर्टिलाइजर्स, एडिबल ऑयल, पल्प एंड वेस्ट पेपर, non-ferrous metal, iron and steel, petroleum, oil and lubricants, pearls, precious and semi-precious stones, medicinal and pharma products, chemical products. Next topic is direction of trade, और इस टॉपिक में हम ये देखेंगे कि इंडिया का ट्रेड किन किन कंट्रीज या फिर किन ट्रेडिंग ब्लॉक्स के साथ होता है। सो इंडिया एक सक्सेसफुल मल्टीलैटरल ट्रेडिंग पार्टनर है। इंडिया के ट्रेड रिलेशंस कई सारे कंट्रीज के साथ हैं और काफ़ी अच्छे रिलेशंस हैं, और इंडिया के ट्रेड रिलेशंस यूरोपियन यूनियन, आसियान जैसे ट्रेडिंग ब्लॉक्स के साथ भी बहुत ही स्ट्रांग है। इंडिया के मेजर ट्रेडिंग पार्टनर्स हैं यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, चाइना, यूएई, जर्मनी, रशिया, सऊदी अरेबिया एक्सेट्रा। और इंडिया का ये एम है कि अपने इंटरनेशनल ट्रेड के शेयर को आने वाले 5 सालों में डबल कर दे, और इस डायरेक्शन में इंडिया ने कुछ मेजर्स भी लिए हैं, जैसे इंपोर्ट लिबरलाइजेशन मेजर जहां पे रेस्ट्रिक्शंस हटा दिया जाता है, फिर इंपोर्ट ड्यूटीज को कम कर दिया जाता है, टैरिफ बैरियर्स को हटाया जाता है ताकि इंडिया एक आइडियल मार्केट बन पाए और कंट्रीज इंडिया में आके इन्वेस्ट कर पाए, और लाइसेंस हटा दिया जाता है, डी लाइसेंसिंग किया जाता है, फिर चेंज फ्रॉम प्रोसेस टू प्रोडक्ट पेटेंट्स। अब यहाँ पे आपको 3 कॉन्सेप्ट्स के बारे में समझना होगा। पहला कॉन्सेप्ट है पेटेंट, सेकेंड इज प्रोसेस पेटेंट, थर्ड वन इज प्रोडक्ट पेटेंट। अब पेटेंट के ही 2 टाइप होते हैं, प्रोसेस पेटेंट और प्रोडक्ट पेटेंट। अब पेटेंट क्या होता है? पेटेंट मीन्स किसी चीज पे एक्सक्लूसिव राइट होना या फिर कंप्लीट मोनोपोली होना। अब एक सिंपल एग्जांपल ले लेते हैं, एक पेन। अगर पेन का पेटेंट अगर मेरे पास है, इसका मतलब ये है कि ये जो पेन है ये सिर्फ मैं ही प्रोड्यूस कर सकती हूँ, इसका पूरा राइट, इस पे कंप्लीट मोनोपोली मेरे पास है, तो ये होता है पेटेंट। अब पेटेंट के 2 टाइप होते हैं, प्रोसेस पेटेंट और प्रोडक्ट पेटेंट। प्रोसेस पेटेंट मेनली डेवलपिंग कंट्रीज फॉलो करते हैं। अब क्यों करते हैं ये हम आगे पढ़ेंगे। सेकेंड वन इज प्रोडक्ट पेटेंट जो मोस्टली डेवलप्ड कंट्रीज फॉलो करते हैं। अब प्रोसेस पेटेंट में ये होता है कि एक गुड को मैन्युफैक्चर करने का वो जो पूरा प्रोसेस है उस पे पेटेंट लगता है, यानी कि मेथड जो यूज किया है उस गुड को प्रोड्यूस करने में, वो जो प्रोसेस, उस पे पेटेंट लगता है। अगेन हम पेन का ही एग्जांपल लेंगे। अगर मैं एक पेन प्रोड्यूस कर रही हूं एक पर्टिकुलर प्रोसेस फॉलो करके, अब उस प्रोसेस पे पेटेंट लग जाएगा। ये जो प्रोसेस है इसे यूज करके सिर्फ मैं पेन प्रोड्यूस कर सकती हूँ, सिर्फ उस प्रोसेस पे पेटेंट लग रहा है, पेन पे पेटेंट नहीं लग रहा। इसका मतलब ये है कि कई सारी कंपनीज अपना अपना मेथड यूज करके, अलग अलग प्रोसेस यूज करके वो पेन प्रोड्यूस कर सकते हैं, सिर्फ प्रोसेस पे पेटेंट लग रहा है। और पेन बनाने का सिर्फ एक प्रोसीजर थोड़ी ना होता है, कई सारे मेथड्स यूज करके कोई भी पेन प्रोड्यूस कर सकता है। तो मार्केट में कंज्यूमर के पास चॉइस होगा, क्योंकि मार्केट में कई सारे पेन्स अवेलेबल है जो कि अलग अलग कंपनीज ने अलग अलग प्रोसेस को यूज करके बनाया है, सिर्फ प्रोसेस पे पेटेंट लगता है। अब इसका फायदा कंज्यूमर को होता है क्योंकि मार्केट में अलग अलग कमोडिटीज हैं, मतलब अलग अलग पेन के वैरायटीज हैं, और कंज्यूमर के पास चॉइस है, वो अपने हिसाब से सेलेक्ट कर सकता है। और ये डेवलपिंग कंट्रीज में ज्यादा पॉपुलर है क्योंकि वहां पे लोगों का स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग इतना हाई नहीं है, धीरे धीरे इंप्रूव हो रहा है। अब ये जो प्रोडक्ट पेटेंट है ये डेवलप्ड कंट्रीज में है, और प्रोडक्ट पेटेंट में ना एंड प्रोडक्ट में ही पेटेंट लग जाता है, यानी कि अगर इस पेन पे पेटेंट लग रहा है तो इस पेन को सिर्फ मैं ही प्रोड्यूस कर सकती हूँ, यानी कि मार्केट में सिर्फ मैं ही पेन प्रोड्यूस करूंगी और मेरा ही पेन होगा। अब इससे क्या होता है, कंज्यूमर के पास कोई चॉइस नहीं है। अब मैं जिस भी रेट में इस पेन को बेचूं,
कंज्यूमर को उसी रेट में खरीदना पड़ेगा, क्योंकि कोई और इस पेन को प्रोड्यूस नहीं करने वाला, क्योंकि इस प्रोडक्ट पे, एंड प्रोडक्ट पे ही पेटेंट लग चुका है। अब इंडिया प्रोसेस पेटेंट से प्रोडक्ट पेटेंट पे शिफ्ट इसीलिए हो रहा है क्योंकि प्रोडक्ट पेटेंट एक तो एडवांटेज ये है कि कंपटीशन बहुत ही कम हो जाता है, और दूसरा कि ये डेवलप कंट्रीज पॉपुलराइज कर रहे हैं, तो इंडिया ये स्लोली शिफ्ट कर रहा है। ऐसा नहीं कि प्रोसेस पेटेंट खत्म हो चुका है और हम सिर्फ प्रोडक्ट पेटेंट पे फोकस कर रहे हैं। डेवलप कंट्रीज प्रोडक्ट पेटेंट ज्यादा पॉपुलराइज कर रहे हैं, तो इंडिया स्लोली स्लोली शिफ्ट हो रहा है फ्रॉम प्रोसेस पेटेंट टू प्रोडक्ट पेटेंट। और प्रोडक्ट पेटेंट का एडवांटेज ये है कि कंपटीशन कम हो जाता है, और ये कुछ मेथड्स हैं जिससे इंडिया इंटरनेशनल ट्रेड में आगे बढ़ने की कोशिश कर रहा है। इंडिया एक डाइवर्सिफाइड मार्केट बनने की कोशिश कर रहा है और एक्सटर्नल कंट्रीज को अट्रैक्ट कर रहा है कि हमारे मार्केट में आए, यहाँ पे अपना गुड्स बेचे, इन्वेस्ट करे। और एक और मेथड है कि इंडिया स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स क्रिएट कर रहा है ताकि एक्सपोर्ट बढ़े, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट बढ़े। नेक्स्ट एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है, जो इंडिया का फॉरेन ट्रेड है ये मेनली सी रूट, एयर रूट और लैंड रूट के थ्रू होता है, और फॉरेन ट्रेड सबसे ज्यादा सी रूट और एयर रूट के थ्रू होता है। और लैंड रूट के थ्रू हम ट्रेड हमारे इमीडिएट नेबर्स के साथ करते हैं, जैसे नेपाल, भूटान, बांग्लादेश एंड पाकिस्तान। और सबसे ज्यादा फॉरेन ट्रेड सी रूट और एयर रूट के थ्रू होता है। और सी और एयर रूट के इंपॉर्टेंस की वजह से हमारा नेक्स्ट टॉपिक और इसके बाद वाला टॉपिक होगा सी पोर्ट और एयरपोर्ट। So next topic is seaports as gateways of international trade. So seaports को gateways of international trade कहा जाता है। मेन रीजन है कि सबसे ज्यादा इंटरनेशनल ट्रेड पोर्ट्स के थ्रू, यानी कि ओशियानिक रूट्स और सी रूट्स के थ्रू ही होता है, और इस इंपॉर्टेंस की वजह से ही सी पोर्ट्स को गेटवेज ऑफ इंटरनेशनल ट्रेड कहा जाता है। अगर इंडिया की बात करें तो हमारे ज्योग्राफिक लोकेशन की वजह से कुछ एडवांटेजेस हैं। तीनों साइड से वी आर सराउंडेड बाय वाटर बॉडी, अरेबियन सी, बे ऑफ बंगाल एंड इंडियन ओशन, और हमारा एक लॉन्ग कोस्ट लाइन है। और इंडिया में इनलैंड ट्रांसपोर्टेशन और ओशियानिक ट्रांसपोर्टेशन दोनों का इंपॉर्टेंस बहुत ही ज्यादा है। इंडिया में एंशियंट टाइम से ही ट्रेड होता आ रहा है, हड़प्पन सिविलाइजेशन के टाइम से ही ट्रेड होता है, और एंशियंट टाइम से ही पोर्ट्स का इस्तेमाल किया जाता था। लेकिन पोर्ट्स का इंपॉर्टेंस और बढ़ने लगा, पोर्ट्स और ज़्यादा डेवलप होने लगे, ट्रेड की इंटेंसिटी बढ़ने लगी जब यूरोपियन ट्रेडर्स यहाँ पे आए और जब ब्रिटिशर्स ने इंडिया को अपनी कॉलोनी बना ली। ब्रिटिशर्स पोर्ट्स का इस्तेमाल करते थे हमारे रिसोर्सेस को एक्सप्लॉइट करने के लिए। यहाँ से रॉ मटेरियल्स, रिसोर्सेस को ब्रिटेन भेजा जाता था थ्रू दीज पोर्ट्स। फिर उन्होंने रेलवेज को कंस्ट्रक्ट किया, और रेलवेज ने लोकल मार्केट्स को रीजनल मार्केट से, रीजनल मार्केट्स को नेशनल मार्केट से, और इस नेशनल मार्केट को इंटरनेशनल मार्केट, जो कि मेनली ब्रिटेन का मार्केट था, वहां से कनेक्ट कर दिया। सो पोर्ट्स और रेलवेज का इस्तेमाल ब्रिटिशर्स करते थे यहाँ से रिसोर्सेस को, रॉ मटेरियल्स को अपने कंट्री तक ले जाने के लिए। अब इंडिपेंडेंस के बाद हमें ये लगा कि ये जो एक्सप्लॉइटेशन का सिनेरियो था ये चेंज हो जाएगा, लेकिन इंडिपेंडेंस के साथ हमें एक और झटका लगता है पार्टीशन का। और पार्टीशन के बाद हमारे दो मेन पोर्ट, एक कराची पोर्ट वेस्ट पाकिस्तान के पास चला जाता है जो आज का पाकिस्तान है, फिर एक और पोर्ट है चित्तगोंग पोर्ट जो ईस्ट पाकिस्तान के पास चला जाता है जो आज का बांग्लादेश है। इतने सारे प्रॉब्लम्स के बाद भी इंडियन पोर्ट्स तेजी से ग्रो करने लगे, और इंडिपेंडेंस के बाद कई सारे पोर्ट्स जैसे कांडला पोर्ट, फिर डायमंड हार्बर कोलकाता में, ये सारे पोर्ट्स डेवलप हुए। कांडला पोर्ट वेस्ट में और डायमंड हार्बर कोलकाता रीजन में ईस्ट में डेवलप हुए, और आज इंडियन पोर्ट्स डोमेस्टिक ट्रेड और इंटरनेशनल ट्रेड हैंडल कर रहे हैं, और इंफ्रास्ट्रक्चर भी, मॉडर्न इंफ्रास्ट्रक्चर भी तेजी से डेवलप हो रहा है। एट प्रेजेंट इंडिया में 12 मेजर पोर्ट्स हैं और 200 माइनर या फिर इंटरमीडिएट पोर्ट्स हम कह सकते हैं। सो 12 मेजर पोर्ट्स एंड 200 माइनर पोर्ट्स। इन मेजर पोर्ट्स को हैंडल सेंट्रल गवर्नमेंट करता है और माइनर पोर्ट्स को हैंडल स्टेट गवर्नमेंट करता है, और सबसे ज्यादा इंटरनेशनल ट्रेड इन 12 मेजर पोर्ट्स के थ्रू होता है। अब हम एक एक करके इन 12 मेजर पोर्ट्स के बारे में पढ़ेंगे।
फर्स्ट वन इज कांडला पोर्ट। कांडला पोर्ट गुजरात में है। अगर एग्जैक्ट लोकेशन चाहिए तो इट इज सिचुएटेड एट द हेड ऑफ गल्फ ऑफ कच्छ, यानी कि वेस्टर्न कोस्ट का ये एक पोर्ट है और ये मेनली ट्रेड हैंडल करता है वेस्टर्न और नॉर्थ वेस्टर्न रीजन का। कांडला पोर्ट को कंस्ट्रक्ट करने के पीछे का एक मेन रीजन था कि जो मुंबई पोर्ट है, एक मेजर पोर्ट है, वहां का प्रेशर थोड़ा कम कर दे। मुंबई पोर्ट भी वेस्टर्न कोस्ट का एक मेजर पोर्ट है, तो मुंबई पोर्ट पे जो प्रेशर है वो कम करने के लिए कांडला पोर्ट को डेवलप किया गया था। और कांडला पोर्ट मेनली पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स और फर्टिलाइजर का ट्रेड हैंडल करता है। और जब मुंबई पोर्ट का प्रेशर कम करने के लिए कांडला पोर्ट को कंस्ट्रक्ट किया, कांडला पोर्ट का प्रेशर कम करने के लिए एक और टर्मिनल कंस्ट्रक्ट किया वादीनार में, जो कांडला पोर्ट पे जो प्रेशर बन रहा है उसे रिड्यूस करता है। नेक्स्ट एक इंपॉर्टेंट पोर्ट है मुंबई पोर्ट। सो मुंबई पोर्ट इंडिया का सबसे बड़ा पोर्ट है और इस पोर्ट का सिग्निफिकेंस है कि ये बिगेस्ट पोर्ट भी है और यहाँ पे इंडिया का जो लार्जेस्ट ऑयल टर्मिनल है वो भी मुंबई पोर्ट के पास है। और मुंबई पोर्ट 20 किलोमीटर लॉन्ग है और इसके लोकेशन की वजह से भी एक एडवांटेज है। मुंबई जो पोर्ट है ये वेस्ट कोस्ट में है और वेस्ट कोस्ट में होने की वजह से वहां से जितने भी ट्रेड रूट निकल के जाते हैं टू मिडिल ईस्ट, मेडिटेरेनियन कंट्रीज की ओर, नॉर्थ अफ्रीका, नॉर्थ अमेरिका, यूरोप, इन सभी सी रूट से जो जनरल रूट्स हैं ट्रेड के, इन सभी रूट्स के बहुत पास है मुंबई पोर्ट। और मुंबई पोर्ट के मेन हिंटरलैंड है मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, गुजरात, यूपी और राजस्थान के कुछ एरियाज। हिंटरलैंड का सिंपल मीनिंग ये होता है जो पोर्ट के पीछे जो लैंड एरिया होता है। पोर्ट वाटर बॉडी के क्लोज होता है और पोर्ट के पीछे जो लैंड एरिया होता है वो हिंटरलैंड होता है। और यहाँ पे मेनली जो मेजर पार्टिसिपेंट स्टेट्स हैं उनके नाम मेंशन किए हैं एज हिंटरलैंड्स। नेक्स्ट इज जवाहरलाल नेहरू पोर्ट। जवाहरलाल नेहरू पोर्ट भी महाराष्ट्र में है। एग्जैक्ट लोकेशन इज नवा शेवा। और जवाहरलाल नेहरू पोर्ट को कंस्ट्रक्ट किया था ताकि जो मुंबई पोर्ट पे प्रेशर है वो कम कर सके और ये मुंबई पोर्ट के बहुत ही पास है और ये मुंबई पोर्ट का इसीलिए एक सैटेलाइट पोर्ट है, क्योंकि इसको कंस्ट्रक्ट ही किया गया था ताकि मुंबई पोर्ट पे जो प्रेशर है उसे कम कर सके। और जवाहरलाल नेहरू पोर्ट इंडिया का लार्जेस्ट कंटेनर पोर्ट है। 1 मार्क के लिए इंपॉर्टेंट है, इंडिया का लार्जेस्ट कंटेनर पोर्ट है जवाहरलाल नेहरू पोर्ट। कंटेनर पोर्ट मींस जहां पे बड़े बड़े कार्गो कंटेनर्स आते हैं। नेक्स्ट मर्मगांव पोर्ट, ये गोवा में है। गोवा में इसका एग्जैक्ट लोकेशन ये जुआरी एस्चुरी के एंट्रेंस के पास है और ये एक नेचुरल हार्बर है। और गोवा के इस पोर्ट का, मर्मगांव पोर्ट का इंपॉर्टेंस इसीलिए बढ़ा क्योंकि यहाँ से आयरन ओर एक्सपोर्ट किया जाता है जापान को। और इस पोर्ट के मेन हिंटरलैंड है कर्नाटका, गोवा, सदर्न महाराष्ट्र। नेक्स्ट इज न्यू मैंगलोर पोर्ट। न्यू मैंगलोर पोर्ट कर्नाटका में है और यहाँ से मेनली एक्सपोर्ट होता है आयरन ओर का, फर्टिलाइजर्स, पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स, एडिबल ऑयल, कॉफी, टी एक्सेट्रा। और मेन हिंटरलैंड है कर्नाटका। नेक्स्ट है कोच्चि पोर्ट। कोच्चि पोर्ट केरला में है और ये वेम्बनाड कायल में है। वेम्बनाड कायल, कायल मीन्स बैकवाटर या लेक होता है और ये एक नेचुरल हार्बर है। सो एग्जैक्ट लोकेशन इज वेम्बनाड कायल। और कोच्चि को क्वीन ऑफ द अरेबियन सी कहा जाता है एंड दिस इज बिकॉज ऑफ इट्स लोकेशन। ये अरेबियन सी के बहुत पास है और इसीलिए कोच्चि को क्वीन ऑफ द अरेबियन सी कहा जाता है। और कोच्चि पोर्ट का एक और एडवांटेज ये है कि ये स्यूज कोलंबो रूट के बहुत पास है और ये जो स्यूज कोलंबो रूट है ये यूरोप, नॉर्थ अफ्रीका, इंडिया, श्रीलंका, इन सभी कंट्रीज को कनेक्ट करता है। और मेन बेनिफिशियरीज हैं कोच्चि पोर्ट के केरला, कर्नाटका एंड तमिलनाडु। तो हमने वेस्टर्न कोस्ट में जितने भी पोर्ट्स हैं उनके बारे में पढ़ लिया। अब हम पढ़ेंगे कि ईस्टर्न कोस्ट में इंडिया के कौन से मेन पोर्ट हैं। तो पहला पोर्ट है कोलकाता पोर्ट। ईस्ट कोस्ट में है, ये हुगली रिवर में है और वेस्ट बंगाल में है। फिर बे ऑफ बंगाल से सिर्फ 128 किलोमीटर दूर है और कोलकाता पोर्ट को ब्रिटिशर्स ने कंस्ट्रक्ट किया था। लेकिन अब ये पोर्ट अपना सिग्निफिकेंस खो रहा है क्योंकि मेन रीजन है ईस्ट कोस्ट में और भी कई सारे इंपॉर्टेंट पोर्ट्स आ गए हैं जैसे कि विशाखापट्टनम, पैराद्वीप और कोलकाता पोर्ट का एक सैटेलाइट पोर्ट है हाल्डिया पोर्ट। इन सभी पोर्ट्स के आने के बाद एक्सपोर्ट का डाइवर्जन हो रहा है। इन पोर्ट्स में भी ज्यादा एक्सपोर्ट हो रहा है। इस वजह से कोलकाता पोर्ट जो कि एक सिग्निफिकेंट पोर्ट है
वो अपना इम्पोर्टेंस खो रहा है धीरे धीरे। एक और प्रॉब्लम है प्रॉब्लम ऑफ सिल्ट एक्यूमुलेशन। जो हुगली रिवर है ये सेडिमेंट्स डिपॉजिट कर रही है और इससे जो सिल्ट एक्यूमुलेशन का प्रॉब्लम हो रहा है, इस वजह से कोलकाता पोर्ट अपना इंपॉर्टेंस इस वजह से भी धीरे धीरे खो रहा है, क्योंकि सिल्ट एक्यूमुलेशन, जब सेडिमेंट्स का एक्यूमुलेशन होता है, इससे ट्रांसपोर्ट मूवमेंट रिस्ट्रिक्ट हो जाता है, ये भी एक प्रॉब्लम है। और कोलकाता पोर्ट के मेन हिंटरलैंड एरियाज हैं यूपी, बिहार, झारखंड, वेस्ट बंगाल, सिक्किम और बाकी सारे नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स। अब इस पोर्ट का एक और सिग्निफिकेंस है कि ये जो पोर्ट है ये नेपाल, भूटान जैसे लैंडलॉक कंट्रीज को भी पोर्ट फैसिलिटीज प्रोवाइड करता है। नेपाल और भूटान से भी कनेक्टेड है और ये 1 मार्क के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है। नेक्स्ट इज हाल्दिया पोर्ट। सो हाल्दिया पोर्ट कोलकाता पोर्ट के बहुत पास है और कोलकाता पोर्ट का सैटेलाइट पोर्ट है। और सैटेलाइट पोर्ट से हमें ये पता चलता है कि हाल्दिया पोर्ट को कंस्ट्रक्ट ही इसीलिए किया था ताकि कोलकाता पोर्ट पे जो प्रेशर बन रहा है उसे कम कर सके, क्योंकि कोलकाता पोर्ट भी बहुत ही इंपॉर्टेंट पोर्ट है और वहां पे जो भी कंजेशन हो रहा है, उस पोर्ट पे जो प्रेशर बन रहा है उसे कम करने के लिए हाल्दिया पोर्ट को कंस्ट्रक्ट किया गया था। और हाल्दिया पोर्ट भी वेस्ट बंगाल में है और कोलकाता से 105 किलोमीटर की दूरी पे है। और मेन एक्सपोर्ट यहाँ से होता है आयरन ओर, कोल, पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स, फर्टिलाइजर्स, जूट प्रोडक्ट्स, कॉटन यार्न का। नेक्स्ट ईस्ट कोस्ट का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पोर्ट है पैराडिप पोर्ट। पैराडिप पोर्ट ओडिशा में है और एग्जैक्ट लोकेशन विल बी महानदी डेल्टा। और पैराडिप पोर्ट डीपेस्ट हार्बर है। यहाँ पे डीपेस्ट हार्बर का ये एडवांटेज है कि इस हार्बर में लार्ज कंटेनर्स को, लार्ज वेसल्स को हम हैंडल कर सकते हैं, इतना डीप है यहाँ का हार्बर। और इस पोर्ट से मेनली आयरन ओर का एक्सपोर्ट होता है और उड़ीसा में कई सारे आयरन ओर माइंस भी है। और पैराडिप पोर्ट के हिंटरलैंड है ओडिशा, छत्तीसगढ़ और झारखंड। नेक्स्ट इज विशाखापट्टनम पोर्ट। विशाखापट्टनम पोर्ट आंध्र प्रदेश में है और विशाखापट्टनम पोर्ट की खास बात यह है कि ये एक लैंडलॉक्ड हार्बर है, यानी कि चारों साइड से लैंड से कवर्ड है और एक चैनल के थ्रू इस पोर्ट को सी से कनेक्ट किया गया है। और यहाँ के मेन एक्सपोर्ट है आयरन ओर और पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स और हिंटरलैंड है आंध्र प्रदेश और तेलंगाना। नेक्स्ट एक इंपॉर्टेंट पोर्ट है ईस्टर्न कोस्ट का चेन्नई पोर्ट। बहुत ही पुराना पोर्ट है, ये एक आर्टिफिशियल हार्बर है, यानी कि मैनमेड हार्बर है और इसे कंस्ट्रक्ट किया गया था 1859 में। लेकिन चेन्नई पोर्ट इतने लार्ज कंटेनर्स और शिप्स को हैंडल नहीं करता क्योंकि ईस्ट कोस्ट में और इस एरिया में शैलो वाटर है, तो इस वजह से ये लार्ज शिप्स को हैंडल नहीं करता। चेन्नई पोर्ट के हिंटरलैंड एरियाज हैं तमिलनाडु और पुडुचेरी। नेक्स्ट 2 पोर्ट्स हैं जो चेन्नई पोर्ट के बहुत ही पास हैं, एन्नोर पोर्ट और टूटिकोरिन पोर्ट। एन्नोर पोर्ट कंस्ट्रक्ट इसीलिए किया गया था ताकि चेन्नई पोर्ट पे जो प्रेशर है वो कम कर सके। चेन्नई से सिर्फ 25 किलोमीटर की दूरी पे है, ये भी तमिलनाडु में है। टूटिकोरिन पोर्ट जो है इसे भी कंस्ट्रक्ट इसीलिए किया था ताकि चेन्नई पोर्ट पे जो प्रेशर है वो कम कर सके। और ये जो पोर्ट है मेनली इट हैंडल्स कोल, सॉल्ट, फूड ग्रेन, एडिबल ऑयल, शुगर, केमिकल्स, पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स एक्सेट्रा। तो ये थे इंडिया के मेजर पोर्ट्स। नेक्स्ट विल स्टडी अबाउट एयरपोर्ट्स। सो एयर ट्रांसपोर्टेशन भी इंटरनेशनल ट्रेड के लिए बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है और एयर ट्रांसपोर्टेशन का एडवांटेज पहले देख लेते हैं। मेन एडवांटेज ये है कि कम टाइम में लाइट वेट, हाईली वैल्यूएबल पेरिशेबल गुड्स मीन्स जो जल्दी खराब हो जाते हैं, तो उन गुड्स को हम लॉन्ग डिस्टेंस तक पहुंचा सकते हैं कम टाइम में। सो इट इज सूटेबल फॉर हाईली वैल्यूएबल पेरिशेबल गुड्स ओवर लॉन्ग डिस्टेंस। लेकिन कुछ डिसएडवांटेजेस भी हैं। पहला डिसएडवांटेज है कि ये मोड ऑफ ट्रांसपोर्टेशन कॉस्टली है कंपेयर टू वाटर ट्रांसपोर्टेशन, ये बहुत ही ज़्यादा कॉस्टली है और एयर ट्रांसपोर्ट के थ्रू हम भारी भरकम गुड्स को ट्रांसपोर्ट नहीं कर सकते। अब इंडिया की बात करें तो 25 मेजर पोर्ट्स हैं जो कि हैं अहमदाबाद, बेंगलुरु, चेन्नई, दिल्ली, गोवा, गुवाहाटी, हैदराबाद, कोलकाता, मुंबई, तिरुवनंतपुरम, श्रीनगर, जयपुर, कैलीकट, नागपुर, कोयम्बतूर, कोच्चिन, लखनऊ, पुणे, चंडीगढ़, मैंगलोर, विशाखापट्टनम, इंदौर,
पटना, भुवनेश्वर एंड कन्नूर। सो ये 25 मेजर पोर्ट्स के नाम है, आप 5 to 6 नेम्स याद रख सकते हो। सो दिस वाज चैप्टर 11 इंटरनेशनल ट्रेड। आई रियली होप कि आपको अच्छे से समझ में आ चुका होगा। अगर कोई भी डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। आप ट्विन ब्रोस का टेलीग्राम चैनल और डिस्कॉर्ड ज्वाइन कर सकते हो ताकि आप भी ह्यूमैनिटीज़ की एक स्ट्रॉन्ग कम्युनिटी से कनेक्टेड रहो। जल्दी ही मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर की एक्सप्लेनेशन के साथ। बाय।